हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना। क्या होते हैं संचार माध्यम, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ देखिए तरह तरह के संचार माध्यम दिखाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे मीडिया के बारे में, यानी कि संचार माध्यम के बारे में। मीडिया एंड मनी के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि संचार और तकनीकी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी कि हमारे लोकतंत्र में जो है वो मीडिया का क्या रोल है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो होता है व्हाट इज मीडिया। मीडिया से आप क्या समझते हैं। मीडिया, तो देखिए मीडिया शब्द जो है वो मीडियम से बना है। किससे बना है? मीडियम से। एक मिनट, जो हमारे पास मीडिया शब्द है वो बना है मीडियम से, राइट। मीडियम से बना है मीडिया। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है माध्यम, है ना। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। कैसा माध्यम? ऐसा माध्यम जिससे हम एक साथ हजारों लाखों लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, वो होता है मीडिया। ठीक है, वो होता है मीडियम, यानी कि किसी अपनी बातें किसी और को पहुंचाने का जरिया। जो वो जरिया है ना, वो माध्यम होता है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा। तो ये जो साधन है, ये संसाधन है जिनके थ्रू हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम इनको मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? मीडिया। ठीक है, ये होते हैं मीडिया। जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप, गूगल, ऐसे जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, ये सब मीडिया का काम करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब क्या है हमारे लिए? मीडिया है। मीडिया में क्या क्या आता है भाई? इंटरनेट आता है। ठीक है, मीडिया में क्या क्या आता है? मीडिया में आता है हमारे पास इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये आते हैं हमारे पास मीडिया में, है ना। इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, दीज आर मीडिया। क्लियर है? अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप की होती है मीडिया? तो सबसे पहला होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हम क्या समझते हैं? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मतलब छप के जो चीज़ें आती हैं उनको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न। इंटरनेट, ऑनलाइन वर्जन ऑफ प्रेस। प्रेस का ऑनलाइन वर्जन है इंटरनेट। हमें किसी टीवी की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने फ़ोन में न्यूज़ वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, एवरीथिंग, तो ये ऑनलाइन वर्जन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स, वेन्यू ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन, तो ये सब क्या है? इंटरनेट। और ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या आता है? रेडियो, टेलीविज़न। और प्रिंट में आता है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मीडिया। तो चलिए बुक से समझते हैं कि हमारी एनसीईआरटी इनके बारे में हमें क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। इसका ये जो मीडिया है, ये अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है। मीडियम का प्लूरल है क्या? मीडिया। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि उन संसाधनों से, इसका मतलब है कि जिनसे हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को अपने तक लाते हैं। ठीक है, मीडियम का अर्थ है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। तो इनमें लाखों करोड़ों लोग मिले हुए हैं, इनकी पहुंच इतने लोगों तक है, इसलिए इस जनसंचार माध्यम को हम मास मीडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको मास मीडिया? क्योंकि यह लाखों लोगों तक पहुंच है इसकी, ये लाखों लोगों तक हम एक बार में अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो मीडिया क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि संचार माध्यम और तकनीकी, कि मीडिया का हमारे टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है। ठीक है,
तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। अब आपको फ़ोन की एडिक्शन है, आप आदी हो गई हैं फ़ोन की, एडिक्ट हैं आप फ़ोन के बिना एक मिनट नहीं रह सकती, है ना। तो आप सपोज ही नहीं कर सकते वो लाइफ जो विदाउट इंटरनेट के हो, विदाउट मीडिया के हो। लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए। केबल टीवी और इंटरनेट, इनके उपयोग हाल ही में शुरू हुए। सबसे पहले क्या था, रेडियो वगैरह थे। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। यानी कि टेक्नोलॉजी से हम क्या बदलते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी है हो सकता है वो आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे 2G 3G 4G, अब 5G आ गया है। कभी ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, आज कलरफुल, फिर कलरफुल आने लगे, फिर एलईडी आने लगी। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता जाता है। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते, रेडियो सुनते थे, फिर न्यूज़पेपर, फिर हमें टीवी में देखने लगे, फिर हम टीवी के बजाय हमारे फ़ोन में आज हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि मीडिया में टेक्नोलॉजी, ठीक है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं को छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में जानते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको इन पता चलेगा कि नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं, ठीक है। अच्छा जी, जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है, आज भी बदलती जा रही है। यानी कि आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जो टेक्निक्स थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो आज नहीं, आज उससे बेहतर है। आने वाले समय में आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे बेहतर होगी। यानी कि टेक्नोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है ना। ओके, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हम जितनी टेक्नोलॉजी को बदलेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम संचार माध्यमों को पहुंचा सकेंगे। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। अब देखिए, पहले रेडियो चलते थे, वो एंटीना से चलाते थे हम, टेलीविजन्स भी पहले हम एंटीना वगैरह से चलाते थे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आज उतनी एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि एंटीना को उठाओ तब सिग्नल पकड़ेगा, नहीं, आज वो सिस्टम नहीं है ना। तो हमारी लाइफ कंफर्ट जोन में भी जा रही है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, पहले ब्लैक एंड वाइट, पहले रेडियो पे सुनते थे तो हमें कोई चित्र नहीं दिखते थे, फिर रेडियो से ब्लैक एंड वाइट टीवी पे आए तो उनसे हमें ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखने लगे, तो साउंड में और व्यूज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी आई। उसके बाद कलरफुल टीवी आई, तो उस वजह से फिर से दृश्य में और ध्वनि में गुणवत्ता हुई। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जिंदगी का सोचना नामुमकिन सा है। हम नहीं सोच सकते बिना संचार माध्यमों की हमारी लाइफ कैसी होगी। बिना टीवी के जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आज पता है टीवी के माध्यम से कि कौन से देश में क्या हो रहा है ना। हम विभिन्न देशों से में बनी हुई फिल्में, सीरियल्स, कार्टून्स आज हम अपने गांव में, अपने घर में बैठ के देख पा रहे हैं। एक टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान और अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है, ठीक है। ये क्या है? ये मीडिया के फायदे हैं। आप अब अपने घर बैठ के दूसरे देशों को भी देख सकते हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, इनके बारे में आप जान सकते हैं। 1940 दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। अच्छा जी, अब देखिए हमने टेक्नोलॉजी का पढ़ा कि मीडिया पर टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है हमारी मीडिया उतनी ही डेवलप होती जा रही है ना। अब पढ़ेंगे संचार माध्यम और धन। अच्छा, जब मीडिया डेवलप हो रही है तो उसमें जाहिर सी बात है उतना ही खर्चा भी आएगा। हमें वो नई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी भी पड़ेगी, है ना। उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए
हमें पैसे की भी आवश्यकता पड़ी तो वो पैसे हमारे पास कहाँ से आते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। अब देखिए, आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो एक न्यूज़ आपके सामने एक बंदा बैठा है, वो आपको न्यूज़ सुना रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने कितना सब कुछ तैयार किया हुआ है। एक स्क्रीन ले रखी है, लाइट, रिकॉर्डिंग, कैमरा, पता नहीं क्या क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं, है ना। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत से जो टेलीविज़न समाचार पत्र के जो टीवी चैनल्स हैं वो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के ही भाग होते हैं। ठीक है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। अब आप देखिए, आपका कोई सीरियल देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में ऐड आती जाती हैं, तो उन ऐड के थ्रू भी पैसे कमाते हैं ये लोग। ठीक है। जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। आपने ध्यान दिया होगा कि आपने अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद एक विज्ञापन दिखाया जाता है। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आप वही छवियाँ क्यों दिखाई जाती हैं? ताकि आप इन्हें बार बार देखें, आपके दिमाग में ये बैठ जाए, आप उन चीज़ों को खरीदें जो आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। आप देखिए, हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी के बारे में और मनी के बारे में। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मीडिया अच्छा विकसित हो रहा है, मीडिया विकसित हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी खरीदना भी पड़ेगी, वो बहुत खर्चीली है, उसके लिए पैसे एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं। ठीक है। अब जो मीडिया है उसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन से नेता ने क्या किया है, इन सब को जानने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखते हैं कि उस नेता ने ये ट्वीट किया, उसने ये ट्वीट किया, तो बहुत चर्चा में रहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। हमें ये पता होता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई है, अभी गवर्नमेंट ने कौन सा कानून पास किया है। ठीक है। क्या कुछ चल रहा है देश में, वो सब हमें किसके थ्रू पता चलता है? संचार माध्यमों की वजह से। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं, है ना। जब हम मीडिया में बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भागीदारी वाले कॉन्सेप्ट हैं कि संचार माध्यमों से हम सरकार के को अपने प्रति जवाबदेही भी बना सकते हैं, हम सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। राइट। जानकारी देने के संबंध में समाचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अब आपको लगता है कि ये जो न्यूज़ दिखाई जाती है, ये न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, वो क्या एक बैलेंस यानी कि एक रियल न्यूज़ होती है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार पत्र के दो विभिन्न रूपों को, एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है, कि संतुलित समाचार माध्यम है भी या नहीं। तो देखिए, आपके पास ये दो न्यूज़पेपर हैं, इन दोनों न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ को कवर किया गया है, लेकिन दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ने क्या बताया है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। इसने कहा है कि कोई कंपनी थी, उसमें उसके जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो जो विरोधी पक्ष है उसने यातायात को रोका, चक्का जाम किया, यानी कि वो
प्रदर्शन पे उतर आए हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये दिखाया। अब दूसरे कह रहे कारखानों के बंद होने से घोर अशांति है। अब ये सरकार के प्रति बोल रही हैं कि सरकार ने कारखानों को बंद कर दिया तो लोगों में आक्रोश अशांति है। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीन गई है। और ये विरोधियों के उसमें बोल रही है, ये सरकार के पक्ष में नहीं, सरकार के विपक्ष में बोल रही है। यानी कि दोनों ने असंतुलित बातें कही हैं। ना ही इसने दोनों पक्ष की बातें रखी हैं और ना ही इस न्यूज़पेपर ने दोनों पक्ष की बातें रखी हैं। ठीक है, दोनों न्यूज़पेपर में से किसी ने भी दोनों पक्षों की बातों को नहीं रखा। इन्होंने एक एक पक्ष की बातों को रखा है। तो इससे क्या होगा? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे, आपने ये पहला वाला पढ़ा न्यूज़ ऑफ इंडिया का, तो आप तो यही समझेंगे ना कि गवर्नमेंट ने तो सही किया, पॉल्यूशन हो रहा था तो फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति अपने दिमाग में गलत भावना पैदा करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये वाली न्यूज़ पढ़ी तो आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसकी वजह से बहुत से लोग गरीबों की रोजी रोटी छीन गई। तो ये क्या गलत है ये चीज़ें। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे, आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी कि खबर क्या थी। ठीक है, यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है, यानी कि दोनों पक्षों की बातें किसी ने भी नहीं की। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब ये न्यूज़ इस तरीके से पेश करते हैं कि आप उस न्यूज़ को पढ़ के ही अपनी राय बना लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। और संतुलित न्यूज़ कौन सी होती है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में इस पक्ष की भी बातें लिखी और इस पक्ष की भी, आपने निष्पक्ष होकर सारी बातें लिखी। अब पढ़ने वाला तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, लेकिन आप ही सब कुछ तय कर रहे हैं, ये गलत होता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब वो संतुलित रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब है कि हमारी जो संचार माध्यम, हमारा जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, यानी कि हमारी प्रेस जो है उसके पास फ्रीडम नहीं है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। अगर सही जानकारी होगी तो हम सही एक्शन ले पाएंगे। अगर हमने पक्षपातपूर्ण न्यूज़ दी है, अखबार में कुछ लिखा है, तो हम लोगों के प्रति उस पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ के हम लोग गलत राय बना लेंगे किसी भी इंसान या सरकार के प्रति। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, नहीं है। आप देखिए, जब हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ेंगे अभी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी इंडिया की रैंक क्या है। अगर प्रेस स्वतंत्र होती तो हमारी इंडिया की रैंक ये थोड़ी ना होती। हम पढ़ेंगे क्या रैंक है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। अब सरकार उन पर प्रेशर बनाती है, वो उनको कहती है कि तुम्हें ये न्यूज़ लिखनी है, ये सुनानी है, ये दिखानी है, नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। देखिए, ये सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं कि जब भी सरकार किसी समाचार के किसी अंश पर, फिल्म के किसी दृश्य या गीत पर, अब देखिए बहुत सी कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे पद्मावत मूवी आई थी, तो पहले उसका नाम पद्मावती था, तो उसको लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सी हो गई, तो वो नाम चेंज करके पद्मावत किया गया। तो ऐसे ही जैसे कोई गाना आ रहा है, तो वो गाना हो सकता है कि हमारे भारत के किसी पक्ष को पसंद ना आए, तो उस पर जो सरकार है वो सेंसरशिप लगा देती है कि आप अपनी फिल्म में ये गाना नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती हैं, तो
तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। यानी कि किसी भी फिल्म के किसी पार्ट को, सॉन्ग को, समाचार के किसी अंश को जनता तक पहुंचने से रोका जाए उसे सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। कब लगाया है? वो आपातकाल के समय। आपातकाल कब हुआ था? 1975 से 77 तक। ये हम आगे की एनसीईआरटी में आपातकाल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों से पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो संतुलित न्यूज़ नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? देखिए, इसके कारण बहुत जटिल हैं। किसके? सेंसरशिप लगाने के, संतुलित न्यूज़ ना दिखा पाने के। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण है। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा कि तकनीकी महंगी हैं, टेक्नोलॉजी महंगी है, तो उनके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसों के लिए व्यापारी संगठन, ये भी हमने पढ़ा था, तो उनका भी नियंत्रण होता है उन पर। इस वजह से वो ऐसी बायस्ड न्यूज़ देते हैं। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। हो सकता है कि वो पक्ष आपको दिखा रहे हैं, उनसे उनको फायदा हो रहा हो। ठीक है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। अब देखिए, आपको कोई न्यूज़ छापनी और आपको उसके खिलाफ लिखना है जो आपको एडवर्टाइजमेंट देता है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे जिससे आपको लॉस हो? तो ये भी एक कारण है कि संतुलित न्यूज़ नहीं आ पाती है। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। अब देखिए, उन्हें अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने से मतलब होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा सीरियल की टीआरपी ना, तो वो ऐसा न्यूज़, ऐसी बातें आपको दिखाते हैं जिससे जो इंटरेस्टेड हो, जो लोग ज़्यादा देखें। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, वो दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनाते हैं, है ना। अब देखिए, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वे तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल किसी स्कूल के फंक्शन को देखने में हो सकता है लोग इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन उसी न्यूज़ को देखने में लोग इंटरेस्टेड तब हो सकते हैं जब वहाँ पे कोई फेमस एक्टर या कोई पॉलिटिशियन आया हो। अब आप खुद से ही देखिए, यूट्यूब पर ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाते हैं। क्यों? हो सकता है उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वहाँ पे थंबनेल ऐसा लगाते हैं कि आप उसको टच करने पर उसको स्क्रीन को अब मजबूर हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही पक्ष को चुनते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ इंटरेस्टिंग है और कौन सी नहीं, कौन सा पक्ष दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। अब देखिए, आप तो ऐसी ही राय बनाएंगे जैसा आप न्यूज़ देखेंगे, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी राय में। ठीक है, आपके अंदर की, आपके विचारों में कि आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर नेता के, सरकार के कार्य के बारे में। तो इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पे में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ने हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। ये देखिए, एक अच्छा काम किया। कोला पे का मतलब यहाँ पे कोका कोला से है। ठीक है, उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से, भैया हमें पता चला कि उसमें कितनी
मात्रा है कीटनाशकों की जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। अब देखिए उन पर सरकार ने प्रेशर डाला कि तुम्हें ये नहीं न्यूज़ में लाना है, लेकिन उन्होंने निडरतापूर्वक इस बात को सबके सामने लाया कि कोका कोला पीने से क्या हो सकता है। ठीक है, इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। क्यों जाता भाई, हमें तो पीने से मतलब, जो मिल गया वो पी लिया, ठीक है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता, लेकिन इसे कोई भी कवर नहीं करता इस न्यूज़ को। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत ही कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में एक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो देखिए ये रोल है। अब उन्होंने आपको ये तो दिखा दिया कि फैशन वीक में ये ऐसा कुछ हुआ, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी वीक में किसी जगह पर ऐसा भी हुआ कि झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। तो ये है कि क्या न्यूज़ वो दिखा रहे हैं, क्या वो नहीं दिखाना चाहते, ये भी हमारे विचारों में बहुत ही फर्क डालता है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वे एजेंडा निश्चित करते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। ऐसा सरकार कर सकती है, सेंसरशिप लगा सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है और वो उसी ब्रांड के खिलाफ कैसे न्यूज़ छापते जो उन्हें विज्ञापन देते जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। यानी कि हमें अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहिए, नहीं कि आर्टिकल में कुछ भी छाप दिया और हम उसको पढ़ के आक्रोश में आ गए कि ऐसा कैसे कर दिया। नहीं, आप पहले अपने विवेक से सोचिए कि क्या ये सच में सच बात लिखी गई है सारी न्यूज़ में। ऐसा नहीं कि न्यूज़ में आ रही है, न्यूज़पेपर में छाप दी गई है तो ये 100% सही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिए इंडिया की रैंक, हमने अभी पढ़ा था ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 2022 में 150 रैंक, 150वीं रैंक है भारत की। किसमें? RSF वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक इतनी है। पिछले साल कितनी थी? 2021 में 2021 में वो 142वें स्थान पर था और इस बार वो 8 रैंक और नीचे गिर के आ गया। तो देखिए क्या कंडीशन है इंडिया की, क्या कंडीशन है कि देखिए हम इसके बारे में समझते हैं। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है भाई हर साल। ठीक है, इस बार जो है उसका 20वां संस्करण आया 2022 में। 2002 से इसको मनाना शुरू किया गया है। किसका संस्करण आना शुरू हुआ 2002 से? RSF का। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये प्रकाशित की जाती है भाई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, भारत का 180 देशों में से 150वां स्थान है। 2021 में 142वां स्थान था। इस बार की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ठीक है, अच्छा जी। अब आप कैसे मूल्यांकन करते हैं इसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का? कैसे, किन क्या क्या आधार होते हैं उनके? तो एक राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं हम।
कानूनी ढांचा देखते हैं, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इन सभी संदर्भों से हम PFI देखते हैं, यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखते हैं, सभी पैरा से देखते हैं। गिरावट के कारण अब देखिए हमारे इंडिया की रैंक 142 से 150 में आ गई, इतनी गिरावट हुई। तो इसकी गिरावट के कारण क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट आई है, इसका क्या कारण है? तो इसके कारण है सरकार का दबाव। जैसे कि हमने पढ़ा कि सरकार भी किसी न्यूज़ के किसी पार्ट पर सेंसरशिप लगा देती है कि आप ऐसा मत कीजिए, यानी कि हमारी जो प्रेस है वो कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं है, उसके पास वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है कुछ भी छापने के लिए। ठीक है। नीतिगत ढांचे में दोष क्या? यदि ये सैद्धांतिक रूप से सुरक्षात्मक है लेकिन फिर भी मानहानि, राजद्रोह, न्यायालय की अवमानना और सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार देता है। अब ये देखिए, अगर ऐसा ही होगा तो क्या वो निष्पक्ष न्यूज़ आपके सामने ला के रखेंगे? उन्हें तो डर लगा रहेगा कि कब हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया जाए, कब हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, पता नहीं। तो वो क्या आपके पास एक अच्छी प्योर बैलेंस्ड न्यूज़ ला के देंगे? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हमें सुधारों की आवश्यकता है। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक भारत मीडिया कर्मियों के लिए भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। मीडिया कर्मियों की हत्याएं हो जाती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो वो इस भय से कि कब उनको मार दिया जाए, कब उनसे दुश्मनी निकाल ली जाए, कि वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो इनके साथ ऐसा हो जाएगा, तो इस भय से भी एकदम निष्पक्ष न्यूज़, समाचार आप तक नहीं पहुंचा पाती। ठीक है। ये तो हो गए कि गिरावट में कारण क्यों है, गिरावट हुई है इसके क्या कारण है, ये आपने अभी पढ़ा। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता है कि भाई प्रेस स्वतंत्र है, ये आपको कहाँ सुनने को मिलता है कि प्रेस स्वतंत्र है? हमारे संविधान में कहाँ मेंशन है? तो आर्टिकल 19(1) जो है वो हमें 19(1) का क्लोज ए हमें बताता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास। सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है। अब एक केस था रमेश थापट वर्सेस मद्रास, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। कह दिया, ठीक है, जजमेंट पास कर दी, लेकिन है तो नहीं। आज भी ऐसा नहीं है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता हमारे पास आज भी नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है प्रेस। और इसका प्रूफ आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देख सकते हैं कि हमारे भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है। स्वतंत्र होता तो ऐसे नहीं होती। आर्टिकल 19(2) जो है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, किस पे? फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम पे। आधार कौन से होते हैं उनके? कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। अगर आप ऐसे कुछ काम करेंगे तो आपके पास राइट टू फ्रीडम तो है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति रख सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिया जाएगा। आपके फंडामेंटल राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल के हेट स्पीच, जैसे कि हेट स्पीच का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये हेट स्पीच भी। तो आपके पास फ्रीडम तो है लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्लियर है। तो हमने देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। हमने संचार माध्यम के बारे में पढ़ा कि मीडिया क्या है। ठीक है। मीडिया एंड मनी क्या है, कि भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी महंगी है तो हमें मनी की आवश्यकता पड़ती है, मनी एडवर्टाइजमेंट से मिलती है। टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमारा मीडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा हमने कि मीडिया का लोकतंत्र में क्या रोल है, ये हमने जाना। रोल बहुत अहम है, लेकिन भारत में प्रेस पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमें बताता है कि हमारे भारत की 150वीं रैंक है। पिछली साल 142वीं थी, अब की बार 8 रैंक और नीचे आ गया है भारत। हमने इसके कारणों को देखा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें पूरा मीडिया कवर करने की कोशिश की है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।